हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट इज की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख जनजातियों में उरांव जनजाति को पढ़ेंगे। यह वीडियो हम सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों आप जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो, एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हो, झारखंड पुलिस, एसआई, पंचायत सचिव, हर परीक्षा के लिए दोस्तों यह वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड की जनजातियों से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों झारखंड के उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, उरांव का प्रशासनिक व्यवस्था में यानी कि उरांव शासन व्यवस्था के बारे में, इनकी अर्थव्यवस्था एवं इनके धर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पिछला वीडियो में दोस्तों हम लोग झारखंड के प्रमुख जनजातियों में संथाल जनजाति को कंप्लीट करवा दिए हैं। दोस्तों इसमें एक छोटा सा चीज़ छूट गया है दोस्तों, संथालों की भाषा जो होती है वो हमारा संथाली भाषा होती है। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देख ले दोस्तों, हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और इनकी जो लिपि होती है दोस्तों वो हमारा ओलीचिकी लिपि होती है। ओके, भाषा संथाली और लिपि ओलीचिकी। ओलीचिकी लिपि का आविष्कारक जो है हमारा रघुनाथ मुर्मू जी है। क्लियर है? रघुनाथ मुर्मू जो है हमारा दोस्तों ओलीचिकी लिपि का आविष्कारक है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के हमारा उरांव जनजाति के बारे में। सामान्य परिचय देखते हैं। जैसे कि दोस्तों झारखंड में दोस्तों उरांव जनजाति हमारा दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन था? पहला स्थान पर हमारा संथाल था। संथाल लगभग 35% हमारा पाया जाता था। और उरांव जो जनजाति है दोस्तों हमारा 18.4% हमारा झारखंड में पाया जाता है। और भारत में इसका स्थान देखें तो 4th नंबर पर यानी कि चौथे स्थान पर भारत पर हमारा उरांव जनजाति है। इसके प्रमुख निवास स्थान देखते हैं दोस्तों, रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना में उरांव जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इनमें से अगर प्रमुख हम चुने तो हमारा रांची में सर्वाधिक है दोस्तों। ओके, यानी प्रमुख स्थान अगर पूछे तो रांची हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाकी हमारा पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना में भी पाया जाता है। उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। उरांव जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं दोस्तों? उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। ये दोस्तों कुड़ुक होगा, यहाँ पे कुड़ुक होगा दोस्तों, कुड़ुक। ओके, कुड़ुक। और इनकी भाषा एवं प्रजातीय समूह द्रविड़ परिवार से है दोस्तों, द्रविड़ भाषा श्रेणी से है। उनके प्रजातीय समूह भी द्रविड़ है और भाषा भी हमारा द्रविड़ है। इनकी भाषा जो है दोस्तों कुरुक है। कौन सी भाषा है इनकी? इनकी भाषा कुरुक है। यहाँ पे कुरुक ही होगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे कुरुक ही होता है, भाषा कुरुक होता है और इसे अपने आप को कुड़ुक कहते हैं। इनकी भाषा और प्रजातीय समूह दोनों द्रविड़ है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों, द्रविड़ भाषा परिवार से है हमारा उरांव जनजाति। ओके, प्रजातीय समूह हमारा द्रविड़ है। बाकी हमारा प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और द्रविड़ कौन कौन है दोस्तों, ये हम पहला वीडियो में आप सभी को बता दिए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं अब इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में। सामाजिक व्यवस्था अगर हम देखें तो गोत्र, इसकी गोत्र को क्या कहते हैं? किली कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, नोट करेंगे दोस्तों आप, गोत्र को किली कहते हैं। गोत्र को ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उरांव में गोत्र को क्या कहा जाता है, तो उरांव में गोत्र को किली कहा जाता है। इनके कुल हमारा 14 गोत्र होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? लकड़ा, गारी, तिरकी, टोपो, किस्तोहा, खलगो, करकट्टा, बाड़ी, कच्छप, कुजूर, एक्का, रूड़ा। ओके, यह प्रमुख गोत्र है दोस्तों। यह नाम नहीं पूछा जाता है, अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि उरांव में कितने गोत्र होते हैं, तो 14 गोत्र होते हैं। या फिर गोत्र को क्या कहते हैं, तो किली कहते हैं। इन दो चीज़ों को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? गोत्र को किली कहते हैं दोस्तों। टोटल 14 गोत्र पाए जाते हैं। इसके आखड़ा के बारे में बात करें तो आखड़ा क्या होती है? एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थल होती है, प्राकृतिक स्थल होती है दोस्तों, यानी कि प्राकृतिक में बसे होते हैं। यह एक विश्राम स्थल माना जाता है एवं पंचायतें भी यहीं पे होती है। पंचायतें भी कहाँ पे होती है दोस्तों? आखड़ा में होती है। क्लियर है? युवागिरी की अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा उरांव में युवागिरी, क्योंकि दोस्तों युवागिरी को हम धुमकुड़िया कहते हैं। युवागिरी को धुमकुड़िया कहते हैं। अब आइए दोस्तों हम धुमकुड़िया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। क्लियर है? यहाँ पे दोस्तों उरांव जनजाति में हम अगर धुमकुड़िया की बात करें दोस्तों, अगर हम धुमकुड़िया की बात करें तो धुमकुड़िया एक युवागिरी होता है। युवागिरी क्या होता है? एक प्रशिक्षण गिरी होता है। ओके, एक प्रशिक्षण गिरी होता है या प्रशिक्षण संस्थान भी आप बोल सकते हैं। यह युवाओं के लिए अलग होता है दोस्तों, युवतियों के लिए अलग होता है।
क्लियर हो गया। जो युवा हमारा युवा का जो धुमकुड़िया होता है उसे जोंक एड़प्पा या धागड़ कुड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? जोंक एड़प्पा या फिर धागड़ कुड़िया कहते हैं, जो युवाओं की होती है। और जो युवती द्वारा संचालित होती है उसे पेल एड़प्पा कहते हैं। क्लियर हो गया। धुमकुड़िया देखिए दो भागों में बांटा गया है, एक युवक के लिए अलग, एक युवती के लिए अलग। जो युवक के लिए स्पेशल होता है दोस्तों उसे जोक एड़प्पा या पेल एड़प्पा कहते हैं। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। याद कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। युवक लोग क्या होता है दोस्तों? लड़का लोग धाकड़ होता है, धाकड़ से आप धांगर याद रखेंगे, धांगड़ कुड़िया। ओके, तो लड़कों के लिए जो धुमकुड़िया होती है वो उसे धाकड़ कुड़िया कहते हैं। या फिर दोस्तों जोक एड़प्पा कैसे याद रखेंगे दोस्तों? लड़के लोग क्या होते हैं? जोक की तरह लड़कियों के पीछे चिपक जाता है। तो इस चीज़ से भी आप याद रख सकते हैं कि हमारा युवक का जो धुमकुड़िया होता है उसे जोक एड़प्पा या धांगड़ कुड़िया कहते हैं। युवती का जो युवागिरी होता है उसे धुमकुड़िया होते हैं दोस्तों, उसे पेल एड़प्पा कहते हैं। अब देखिए जो जोक एड़प्पा या धाकड़ कुड़िया होता है युवाओं के लिए उसे महतो या फिर दोस्तों धांगड़ महतो कहते हैं। किसे कहते हैं? जो इसका देखभाल करता है अथवा इसका प्रमुख होता है। ओके, जो दोस्तों युवकों का धुमकुड़िया की देखभाल करते हैं या जोक एड़प्पा या धागड़ कुड़िया की देखभाल करते हैं उसे महतो कहते हैं या धांगड़ कहते हैं। उसी प्रकार जो पेल एड़प्पा की देखभाल करते हैं उसको बड़की धांगड़ीन कहते हैं। बड़की मतलब बड़ा और धांगड़ीन मतलब दोस्तों इसका जो धांगड़ीन होता है वो। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि धांगड़ीन कौन बन सकता है? धांगड़ीन एक प्रौढ़ महिला अथवा एक विधवा महिला बन सकती है, यानी कि एक बड़ी औरत अथवा एक विधवा औरत बन सकती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा दोस्तों, जो धुमकुड़िया में है इसमें प्रवेश जो है दोस्तों, ध्यान से देखें, इसमें जो प्रवेश है वो हमारा 10 से 11 वर्ष के आयु में होता है। ठीक है, 10 से 11 वर्ष के आयु में धुमकुड़िया में प्रवेश होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे दोस्तों। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अर्थव्यवस्था के बारे में। उरांव जनजाति के मुख्य अर्थव्यवस्था के आधार दोस्तों कृषि ही है। ओके, मुख्य पेय की बात करें तो उरांव जनजाति का मुख्य पेय हड़िया होता है। याद रखेंगे, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और मुख्य पेय पदार्थ हड़िया होते हैं। नेक्स्ट हम चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। इसके प्रमुख हम देखते हैं धर्म। उरांव जनजाति के धर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका जो प्रमुख देवता होता है दोस्तों, इसका प्रमुख देवता को धर्मेश कहते हैं। धर्मेश सिंगबोंगा का प्रतीक होता है अथवा सूर्य का प्रतीक होता है। धर्मेश क्या होता है? सिंगबोंगा का प्रतीक अथवा दोस्तों सूर्य का प्रतीक होता है धर्मेश। क्लियर हो गया। इसके जो पहाड़ देवता होते हैं दोस्तों, पहाड़ देवता उसे मरांग बुरु कहते हैं। इसके ग्राम देवता को हम क्या कहते हैं? ठाकुर देव कहते हैं। उसी प्रकार सीमांत देव, यानी कि सीमांत का मतलब नाम से स्पष्ट है कि सीमा के अंत में यानी गांव के बाहर। ओके, डिहवार कहते हैं दोस्तों सीमांत देवता, उसे डिहवार कहते हैं। कुल देवता की अगर बात करें तो कुल देवता पूर्व जातमा कहते हैं। पूर्व जातमा याद रखेंगे, जातमा लिखा हुआ है, आत्मा नहीं, पूर्व जातमा। क्लियर है। धार्मिक देवता अगर हम देखें तो धार्मिक देवता पाहन होते हैं। धार्मिक देवता होता है दोस्तों जिसे पाहन कहते हैं। इससे रिलेटेड एक चीज़ को आप याद रखेंगे, यह कुंवारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुंवारा नहीं होना चाहिए, यानी कि दोस्तों क्या होना चाहिए? शादीशुदा होना चाहिए। ओके, यानी कि पाहन शादीशुदा होना चाहिए। पाहन को क्या होना चाहिए? शादीशुदा होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हड़बोरा संस्कार। हड़बोरा संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है हड़बोरा संस्कार? यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो वर्ष भर में मरे जितने भी गोत्र होते हैं सभी लोगों की हड्डी को चून करके दोस्तों उसे गोत्र खुट्टी क्या होता है दोस्तों? एक नदी होता है, गोत्र खुंदी नदी में प्रवाहित किया जाता है, यानी कि बहा दिया जाता है। इससे इनकी एक मान्यता है कि इनकी जो आत्माएं हैं दोस्तों वो पूर्वजों से जाकर मिल जाती हैं। इनकी जो आत्माएं हैं वो किससे मिल जाती है? पूर्वजों से मिल जाती हैं हड़बोरा संस्कार करने के बाद। ये दोस्तों उरांव जनजाति में एक मान्यता है। क्या करते हैं? एक साल में जितने भी लोग मरे होते हैं अपने गोत्र के, उसके हड्डियां चुन लेते हैं दोस्तों उसके एक नदी में जिसका नाम है गोत्र खुंदी नदी। कभी कभी पूछा जाता है कौन सा नदी में, तो गोत्र खुंदी नदी में बहा दिया जाता है। क्लियर है। इससे क्या होती है? आत्मा अपने पूर्वजों से जाकर मिल जाती है। हम इसके धर्म से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि दोस्तों उरांव जनजाति में बंदर का मांस निषेध होता है। प्राय दोस्तों सभी जनजाति में, याद रखेंगे, प्राय सभी जनजाति में जो बंदर का मांस होता है वह निषेध होता है।
इसकी जो पूजा स्थल होती है, इसकी जो पूजा स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सरना कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, पूजा स्थल को सरना कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके श्मशान क्या होता है? श्मशान दोस्तों जहाँ पर पूर्वजों का, इनके जो पूर्वज होते हैं, इनके पूर्वजों का दोस्तों आत्मा निवास करती है। पूर्वजों की आत्मा जो है उरांव जनजाति के कहाँ पर निवास करती है दोस्तों? तो पूर्वजों की आत्मा श्मशान में निवास करती है, याद रखेंगे इस चीज़ को। पूर्वजों की आत्मा श्मशान में निवास करती है। इनकी विवाह क्या होती है? इनकी जो प्रमुख विवाह होती है दोस्तों वो होती है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह जो होते हैं इनके प्रमुख होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें और बहुत सारे विवाह प्रचलित होते हैं, जैसे कि एक गोलट विवाह। गोलट विवाह में क्या होता है दोस्तों? गोलट विवाह में होता है कि दोस्तों कि अपने लड़का की शादी उसके लड़की के साथ करवा दिया और उसकी लड़की की शादी अपने लड़का के साथ करवा दिया, यानी अदला बदली जो होता है वह गोलट विवाह होता है। एक विवाह होता है विधवा विवाह, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। ओके, विधवा विवाह यानी कि सगाई फिर से जो होती है दोस्तों, शादीशुदा का जो विवाह फिर से किया जाता है उसे विधवा विवाह कहते हैं। ओके, जो कि एक अच्छी बात है। तो विवाह संस्कार में देख लिए दोस्तों, एक आयोजित विवाह होती है जो सर्व प्रमुख होता है। ओके, सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा होता है? तो उरांव जनजाति में दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वह आयोजित विवाह होती है। और अन्य विवाह गोलट विवाह, विधवा विवाह वगैरह भी होता है यहाँ पे दोस्तों एक और हमारा इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर उरांव जनजाति में होती है एक आपसी नाता करके। ओके, आपसी नाता क्या होती है? आपस में जो नाता रखते हैं, कैसे रखते हैं आइए हम देखते हैं। ओके, अगर दोस्तों कोई बॉय यानी कि कोई लड़का दोस्तों एक दूसरे के साथ बॉय प्लस बॉय, ओके, एक दूसरे के साथ जो नाता रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लार कहते हैं या फिर संगी कहते हैं। ओके, लार या संगी कहते हैं। और अगर गर्ल प्लस गर्ल जो आपस में दोस्ती रखते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, उसे दोस्तों गोई कहते हैं। गोई या फिर दोस्तों एक इसका और नाम है करमडार। गोई अथवा करमडार कहते हैं। गर्ल प्लस गर्ल्स, याद रखेंगे दोस्तों, लड़की और लड़की का जो दोस्ती होता है उसे गोई कहते हैं या करमडार कहते हैं। और आपसी नाता में अगर लड़का लड़का दोस्त रहे हैं दोस्तों उसे लार या संगी कहते हैं। और जब इसका शादी हो जाता है दोस्तों तो अपने साथी को संगिनी कहकर बुलाते हैं। ओके, लारिन या फिर संगिनी, याद रखेंगे इस चीज़ को। अगले हम बात करते हैं इसके शासन व्यवस्था के बारे में। तो इसका शासन व्यवस्था ध्यान से देखें दोस्तों, उरांव जनजाति में दोस्तों अगर शासन व्यवस्था की हम बात करें तो इसका जो आगमन है उसे छोटा नागपुर क्षेत्र से माना जाता है। उरांव जनजाति का आगमन छोटा नागपुर क्षेत्र से माना जाता है। बाहर से आकर जो बसते हैं दोस्तों उरांव, वो भूंइहर कहलाए। ओके, जो बाहर से आया उसे भूंइहर कहलाया। और यह जो भूमि को जंगलों को काट कर या जोत कर जो खेत का निर्माण करते हैं दोस्तों, वो भूमि भूंइहरी भूमि कहलाती है। ओके, साफ सुथरा करने के बाद जिस भूमि का निर्माण करती है वो भूमि भूंइहरी भूमि कहलाती है। और बाद में आने वाले जो हमारा उरांव है उसे रैयत अथवा जेठ रैयत कहते हैं। रैयत या फिर जेठ रैयत, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीआई पॉइंट है दोस्तों, कौन सा? हम ध्यान से देखिए, यहाँ पर पंचायत और हमारा मुखिया। उरांव जनजाति के पंचायत, जहाँ पर पंचायत होती है दोस्तों उसे पंचौरा कहते हैं, याद रखेंगे, पंचौरा। पंचायत को पंचौरा कहते हैं। ओके, इनकी जो मुखिया होती है मुखिया को महतो कहते हैं। महतो का कार्य क्या होता है? प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य को देखना होता है। प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य को देखना होता है महतो। उरांव जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं, याद रखेंगे। एक होता है साथियों पहाड़ा पंचायत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहाड़ा पंचायत क्या होती है? जब दोस्तों हमारा 7, 12, 21 या 22 गांव को मिलाकर ओके जो हमारा पंचायत बनती है उसे पहाड़ा पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्तों? क्या कहते हैं? पहाड़ा पंचायत कहते हैं। ओके, पहाड़ा पंचायत बनता है। और इसका जो प्रमुख होता है उसे पहाड़ा राजा कहते हैं। पहाड़ा पंचायत और पहाड़ा राजा, यह दो चीज़ क्लियर हो गया है दोस्तों। एक पहाड़ा पंचायत और पहाड़ा राजा से रिलेटेड और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। एक बात को हमेशा याद रखेंगे कि पहाड़ा पंचायत का आखिर निर्माण गठन क्यों किया जाता है? जब दो गांवों के बीच झगड़ा होता है ओके, या फिर दो गांवों के बीच विवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दोस्तों पहाड़ा पंचायत का गठन करते हैं। और पहाड़ा पंचायत का राजा जो है दोस्तों, पहाड़ा राजा, वह इन मामलों के बारे में निर्णय लेते हैं। पहाड़ा पंचायत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों एक पहाड़ा पंचायत हुआ, ओके 1, एक पहाड़ा पंचायत हुआ दोस्तों 2,
दो अलग अलग पाड़ा पंचायत है। जैसे कि मान लेते हैं यह 12 गांव मिलकर बना है, यह भी 12 गांव मिलकर बना है पाड़ा पंचायत। जब इस गांव का इसमें से कोई गांव निकलकर इसमें आ जाता है दोस्तों, तो इस गांव को क्या कहते हैं? तो इस गांव को दोस्तों याद रखेंगे दूध भैया गांव कहते हैं। दूध भैया गांव। ओके, दूध भैया गांव कहते हैं इस गांव को। इस गांव को दूध भैया गांव कहते हैं। लेकिन पाड़ा पंचायत में से एक की वृद्धि हो गया। ओके, तो इस प्रकार एक जो बढ़ गया इसको क्या कहते हैं? अंत पाड़ा गांव। ठीक है, अंत पाड़ा गांव कहते हैं। इसमें से जो एक बढ़ गया पाड़ा पंचायत में उसे अंत पाड़ा पंचायत कहते हैं। सॉरी, अंत पाड़ा पंचायत। जाहिर सी बात है, इसमें गांव की वृद्धि हो गया तो इसकी शक्तियाँ जो है वो ज़्यादा होती हैं, यानी कि पाड़ा पंचायत से अंत पाड़ा की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना आवश्यक है। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स को हमने बताया है, एक भी पॉइंट को हमने नहीं छोड़ा है। आप चाहें तो दोस्तों किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को देख करके उराव जनजाति का आप टेस्ट कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, या ग्रुप डिस्कशन कहीं भी आप कर सकते हैं। देखिए आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ओके, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।